नमस्कार। आजकल हम सब रिन्यूएबल एनर्जी की बातें बहुत सुनते हैं, है ना? सोलर पैनल्स, विंड टर्बाइंस। पर ये सोचा है कि ये नई चीजें हमारे पुराने जमे जमाए बिजली सिस्टम में मतलब फिट कैसे हो रही हैं? या बिजली के अलावा क्या ये हमारी गाड़ियों को या घरों को गर्म ठंडा रखने के तरीकों को भी बदल रही हैं? आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास आईपीसीसी की एक काफ़ी गहरी रिपोर्ट है और ईआईए के भी कुछ आंकड़े हैं। इनसे ये पूरी कहानी समझने में थोड़ी मदद मिलेगी। तो मकसद ये है कि हम समझें कि हमारी पूरी एनर्जी व्यवस्था, खासकर ये बिजली का जाल, हमारा ग्रिड, वो कैसे बदल रहा है और इसमें क्या चैलेंज हैं, क्या नए मौके बन रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। अच्छा, सबसे पहले बिजली की ही बात करते हैं। इसकी जरूरत तो देखिए लगातार बढ़ ही रही है। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा समाज, सब कुछ इसी पर टिका है। हाँ और अब तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, जी घरों को गर्म करने वाले हीट पंप आ गए हैं, जी तो निर्भरता और भी बढ़ रही है। बिल्कुल। और देखिए, मजे की बात यह है कि बिजली का सिस्टम खुद भी हमेशा से बदलता रहा है। आपको शायद याद हो, शुरू में एडिसन थे, वो डायरेक्ट करंट मतलब डीसी के फेवर में थे। लेकिन टेस्ला का ऑल्टरनेटिंग करंट एसी वो जीत गया, क्योंकि उसका वोल्टेज बदलना आसान था, तो बिजली दूर तक भेजना आसान हो गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अच्छा। हाँ, आज देखिए, हमारे कंप्यूटर, फोन चार्जर, एलईडी लाइटें, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ये सब असल में तो डीसी पर ही चलते हैं। और मजे की बात, बहुत लंबी दूरी तक बिजली भेजनी हो तो अब हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट HVDC वो तकनीक फिर से इस्तेमाल हो रही है। तो वो जो पुरानी करंट की लड़ाई थी ना, AC बनाम DC वाली, हाँ, लगता है वो एक नए मोड़ पर आ गई है। शायद अभी खत्म नहीं हुई है। अरे वाह, ये तो वाकई मतलब दिलचस्प है कि DC एक तरह से वापसी कर रहा है। खैर, अभी तो AC ग्रिड ही मेन है। और इस ग्रिड का सबसे बड़ा सिरदर्द क्या है? वो है हर पल मांग और आपूर्ति में एकदम सटीक बैलेंस बनाना। इसमें कुछ बिजली घर ऐसे होते हैं जिनका उत्पादन हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पानी वाले या गैस वाले प्लांट। इन्हें डिस्पैचेबल कहते हैं ना। हाँ, डिस्पैचेबल। और कुछ ऐसे हैं जो मौसम के मिजाज पर निर्भर करते हैं, हवा या सूरज की रोशनी वाले। हाँ, और यहीं पर असली चुनौती आती है, खासकर जब हम हवा और सोलर पीवी को बड़े पैमाने पर ग्रिड से जोड़ते हैं। ये स्रोत जो हैं ये वेरिएबल हैं, मतलब इनका उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। हवा कभी तेज है, कभी धीमी, सूरज है, फिर बादल आ गए। हाँ, तो इनका कैपेसिटी फैक्टर, मतलब ये अपनी पूरी क्षमता का कितना प्रतिशत असल में बिजली बना पाते हैं, वो पारंपरिक स्रोतों से कम होता है। अच्छा। और एक और चीज है, कैपेसिटी क्रेडिट। कैपेसिटी क्रेडिट, ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, पीक डिमांड के टाइम, तब इन पर कितना भरोसा कर सकते हैं हम, ये भी बदलता रहता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि इनका उत्पादन का पैटर्न हमारी बिजली की जरूरत के पैटर्न से कितना मैच करता है। तो फिर इस उतार चढ़ाव से निपटा कैसे जाता है? ये तो काफी मुश्किल लगता होगा ग्रिड संभालने वालों के लिए। मुश्किल तो है, पर देखिए, इसके कई तरीके निकाले गए हैं। एक तो ये कि इन स्रोतों को अलग अलग जगहों पर फैला दो, ज्योग्राफिकली डाइवर्सिफाई कर दो। मान लीजिए एक इलाके में हवा कम है तो शायद दूसरे में तेज चल रही हो, तो कुल मिलाकर उत्पादन थोड़ा स्टेबल हो जाता है। दूसरा तरीका है बेहतर फोरकास्टिंग, मतलब भविष्यवाणी। भविष्यवाणी मौसम की तरह? हाँ, बिल्कुल। अब ऐसी तकनीकें आ गई हैं जो काफी सटीकता से बता सकती हैं कि अगले कुछ घंटों या दिनों में कितनी हवा चलेगी या धूप निकलेगी। इससे क्या होता है कि ग्रिड ऑपरेटर पहले से तैयारी कर सकते हैं, उन्हें अंदाजा रहता है कि कितना रिन्यूएबल प्रोडक्शन आने वाला है। और ग्रिड के लेवल पे क्या बदलाव करने पड़ते हैं, मतलब तारों वगैरह में? हाँ, तीसरा और सबसे जरूरी तरीका है ग्रिड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है, उसे मजबूत बनाना और ज्यादा लचीला बनाना। जैसे जर्मनी के कुछ गांव में क्या हुआ कि लोगों ने अपनी छतों पर इतने सोलर पैनल लगा लिए कि वहां की लोकल बिजली के तार और ट्रांसफार्मर अपग्रेड करने पड़े। वो इतनी बिजली संभाल नहीं पा रहे थे। बड़े स्केल पर देखें तो अमेरिका में टेक्सास ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया, CREZ नाम का प्रोजेक्ट। CREZ? हाँ, कंपेटिटिव रिन्यूएबल एनर्जी जोन। उन्होंने पहले वो इलाके पहचाने जहां हवा से बिजली बनाने की अच्छी संभावना थी, और फिर वहां पवन चक्कियां लगने से पहले ही बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइनें बिछा दी। अरे वाह, मतलब पहले पाइपलाइन बिछा दी, फिर पानी का इंतजाम किया। बिल्कुल, ताकि जैसे ही बिजली बने वो शहरों तक पहुंच सके, कोई बॉटलनेक ना हो। चीन में भी शायद ऐसा कुछ हो रहा है, मैंने सुना है। हाँ, चीन में भी यही हो रहा है, बल्कि और बड़े स्केल पर।
वहाँ दूर दराज के रेगिस्तानी इलाकों में बड़े बड़े विंड फार्म्स बन रहे हैं, सोलर पार्क्स बन रहे हैं, और वहाँ से बिजली घनी आबादी वाले पूर्वी शहरों तक लाने के लिए हजारों किलोमीटर लंबी नई ट्रांसमिशन लाइनें बन रही हैं। इनमें HVDC का भी खूब इस्तेमाल हो रहा है, वही DC जिसकी हमने शुरू में बात की थी। तो ये सब दिखाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने का मतलब सिर्फ प्लांट लगाना नहीं है, पूरे बिजली पहुंचाने के सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ता है। अच्छा, क्या कुछ ऐसे रिन्यूएबल स्रोत भी हैं जो इस उतार चढ़ाव वाले मामले में ज्यादा मददगार हों? मतलब जो हवा या सूरज की तरह थोड़े मनमौजी ना हो? हाँ, जरूर हैं। ऐसे रिन्यूएबल स्रोतों को डिस्पैचेबल कहते हैं, जिनका उत्पादन हम जरूरत के हिसाब से घटा बढ़ा सकें। इनमें सबसे बड़ा तो है हाइड्रो पावर, यानी पानी से बनने वाली बिजली। खासकर वो बांध वाले प्रोजेक्ट जिनमें पानी जमा किया जा सकता है, रिजर्वॉयर वाले। जरूरत पड़ी पानी छोड़ा, बिजली बनाई, जरूरत नहीं पानी रोक लिया। एक तरह से ये बड़ी बैटरी का काम करते हैं। इसके अलावा भूतापीय ऊर्जा है, जियोथर्मल। धरती के अंदर की गर्मी से बिजली बनती है, ये लगातार मिलती रहती है। बायो एनर्जी भी है, जैविक पदार्थों से बिजली बनाना। और एक खास तरह की सोलर तकनीक है, कंसंट्रेटिंग सोलर पावर, CSP। इसमें सूरज की गर्मी को स्टोर किया जा सकता है ताकि रात में या बादल होने पर भी बिजली मिले। अच्छा, तो ये डिस्पैचेबल स्रोत ग्रिड को स्टेबल रखने में मदद करते हैं? क्या दुनिया में कहीं ऐसा हो रहा है जहां ज्यादातर बिजली इन्हीं से आती हो? बिल्कुल। नॉर्वे को देखिए, वहां लगभग 99% बिजली हाइड्रो पावर से आती है। 99%? हाँ, उनके पास बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स हैं जो बैटरी की तरह काम करते हैं। आइसलैंड भी कमाल का है, वहाँ करीब 75% बिजली हाइड्रो से और बाकी 25% जियोथर्मल से आती है। तो ये देश दिखाते हैं कि अगर आपके पास अच्छे डिस्पैचेबल रिन्यूएबल स्रोत हैं तो आप बहुत ज्यादा मात्रा में रिन्यूएबल बिजली पर निर्भर हो सकते हैं, लगभग पूरी तरह से भी। लेकिन हर देश तो नॉर्वे या आइसलैंड नहीं बन सकता। जिन जगहों पर हवा या धूप ज्यादा है, वहाँ ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए और क्या करना पड़ता है? आपने ट्रांसमिशन लाइनें बढ़ाने की बात की, और क्या? हाँ, ट्रांसमिशन के अलावा कुछ और चीजें भी बहुत जरूरी हैं। एक तो ये कि जो पुराने पारंपरिक बिजली घर हैं, कोयले या गैस वाले, उन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जाए। मतलब वो जरूरत पड़ने पर जल्दी से अपना उत्पादन कम या ज्यादा कर सके, रैंप अप रैंप डाउन तेजी से कर सके, ताकि जब हवा तेज हो या धूप तेज हो तो वो अपना प्रोडक्शन कम कर दें, और जब हवा धूप ना हो तो वो तुरंत बढ़ा दें। दूसरा बड़ा समाधान है एनर्जी स्टोरेज, ऊर्जा भंडारण। स्टोरेज जैसे बैटरी? हाँ, बैटरी एक ऑप्शन है। बड़े बड़े बैटरी फार्म्स लग रहे हैं। एक और पुराना और टेस्टेड तरीका है पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज। इसमें पानी को ऊपर चढ़ाकर स्टोर करते हैं और जरूरत पड़ने पर नीचे गिराकर बिजली बनाते हैं। भविष्य में हाइड्रोजन भी एक स्टोरेज का माध्यम बन सकता है। स्टोरेज क्या करता है? वो दिन में बनी एक्स्ट्रा सोलर बिजली को रात के लिए बचा सकता है, या तेज हवा के समय बनी बिजली को तब के लिए जब हवा धीमी हो। ये ग्रिड को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। और हम आप जैसे जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, आम उपभोक्ता, क्या हमारी भी कोई भूमिका है इसमें? अरे, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे कहते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट, DSM, यानी मांग का प्रबंधन। इसका मतलब है कि हम बिजली कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं उसमें बदलाव लाकर ग्रिड की मदद करें। सोचिए, अगर स्मार्ट मीटर लगे हों और बिजली की कीमतें इस दिन के अलग-अलग समय पर अलग-अलग हों, डायनामिक प्राइसिंग हो, हाँ, तो लोग शायद अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी रात को चार्ज करना पसंद करेंगे जब बिजली सस्ती हो और ग्रिड पर लोड कम हो, या फैक्ट्रियां अपने कुछ काम ऐसे समय पर करें जब रिन्यूएबल एनर्जी ज़्यादा उपलब्ध हो। इससे पीक डिमांड कम होती है और ग्रिड पर स्ट्रेस कम होता है। इसके अलावा ऊर्जा के अलग-अलग सेक्टर्स को जोड़ना भी फायदेमंद है, जैसे बिजली और हीटिंग को मिलाना, जहां थर्मल स्टोरेज काम आ सकता है। असल में ये सब मिलकर काम करता है, कोई एक जादुई छड़ी नहीं है। बेहतर ग्रिड, लचीले प्लांट, स्टोरेज और समझदार उपभोक्ता, ये सब मिलकर ही सिस्टम को बदलते हैं। ठीक है। तो ये बिजली ग्रिड की कहानी तो काफी उलझी भी है, पर दिलचस्प भी है। पर ऊर्जा का इस्तेमाल तो सिर्फ बिजली बनाने में नहीं होता। हमारे घरों को गर्म या ठंडा रखने में, हमारी गाड़ियों में, फैक्ट्रियों में, वहां भी तो ऊर्जा लगती है। क्या रिन्यूएबल एनर्जी इन एरिया में भी कुछ कर रही है? जैसे ये डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड कूलिंग क्या चीज है? DHC। DHC, हाँ, डिस्ट्रिक्ट हीटिंग एंड कूलिंग।
इसका मतलब है केंद्रीयकृत तापन और शीतलन। इसमें क्या होता है कि एक सेंट्रल प्लांट होता है जो गर्म या ठंडा पानी बनाता है। हाँ। और फिर वो पानी पाइपों के नेटवर्क के जरिए कई सारी इमारतों तक पहुंचाया जाता है। हाँ। खासकर शहरों में ये बहुत एफिशिएंट तरीका है। राइट। और इसकी खूबी ये है कि उस सेंट्रल प्लांट में आप कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल कर सकती हैं। कर सकते हैं। रिन्यूएबल भी, जैसे बायोमास जलाकर पानी गर्म करना, हाँ। लकड़ी, खेती का कचरा वगैरह, हाँ। या धरती के नीचे की गर्मी, जियोथर्मल एनर्जी, हाँ। उसका इस्तेमाल करना, Yeah. या बड़े बड़े सोलर थर्मल कलेक्टर लगाकर सूरज की गर्मी से पानी गर्म करना। हाँ। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों से जो फालतू गर्मी निकलती है, वेस्ट हीट, हाँ। उसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या इसका भी कोई बढ़िया सा उदाहरण है दुनिया में? आइसलैंड, फिर से वहाँ लगभग 96% घरों को गर्मी जियोथर्मल DHC से मिलती है। सोचिए, 96%। हाँ, पूरे देश की हीटिंग जरूरतें जमीन के नीचे की गर्मी से पूरी हो रही हैं। स्वीडन का एक शहर है एनकोपिंग, उन्होंने अपने पुराने तेल वाले हीटिंग सिस्टम को बदला और बायोमास आधारित CHP प्लांट लगाया, कंबाइंड हीट एंड पावर। हाँ। ये प्लांट बिजली भी बनाता है और शहर के DHC नेटवर्क को गर्म पानी भी देता है। सोलर थर्मल का भी इस्तेमाल हो सकता है, पर क्योंकि धूप साल भर एक जैसी नहीं रहती, हाँ, सर्दियों में कम होती है। बिल्कुल, तो उसके लिए गर्मी को लंबे समय तक स्टोर करने के तरीके चाहिए, जैसे बड़े अंडरग्राउंड पानी के टैंक। मौसमी भंडारण, इस पर भी काम चल रहा है। और ठंडा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कूलिंग भी होती है। हाँ, बिल्कुल। अमेरिका में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी है, उन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। उनके कैंपस के पास एक गहरी झील है, केयुगा झील। वो झील की गहराई से ठंडा पानी पंप करते हैं, उसे एक हीट एक्सचेंजर से गुजारकर कैंपस की इमारतों में भेजते हैं। अच्छा। हाँ, इससे बिजली भी बचती है और पारंपरिक AC का प्रदूषण भी कम होता है। कितना सिंपल और स्मार्ट तरीका है। वाकई कमाल है। अच्छा, अब आते हैं गैस पर। हमारे घरों में जो पाइप से गैस आती है, ज्यादातर तो वो नेचुरल गैस होती है। क्या इसमें भी रिन्यूएबल का कोई जुगाड़ है? हाँ, इसमें बायोमीथेन मिलाया जा सकता है। बायोमीथेन? हाँ, ये असल में बायोगैस का ही शुद्ध रूप है। बायोगैस तो आपको पता ही होगा, गोबर से, खेती के कचरे से, सीवेज से बनती है। जब वो बिना हवा के सड़ता है, उस बायोमीथेन में मीथेन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ दूसरी गैसें भी होती हैं। अगर इन अशुद्धियों को हटा दिया जाए तो हमें लगभग शुद्ध मीथेन मिलती है, वही है बायोमीथेन, और इसे सीधे नेचुरल गैस की पाइपलाइन में डाला जा सकता है। क्या ऐसा कहीं हो रहा है? हाँ, यूरोप में कई जगह हो रहा है। स्वीडन का लिंकोपिंग शहर फिर एक अच्छा उदाहरण है। वहाँ का बायोगैस प्लांट शहर के कूड़े कचरे और इंडस्ट्री के वेस्ट से बायोमीथेन बनाता है। वो गैस ग्रिड में जाती है और शहर की बसें और कई गाड़ियां उसी बायोमीथेन पर चलती हैं। अरे वाह! हाँ, और भविष्य में एक और पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोजन की। जब कभी हवा या धूप से ज़रूरत से ज़्यादा बिजली बन रही हो, तो उस एक्स्ट्रा बिजली से पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बना सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस से। फिर इस हाइड्रोजन को या तो सीधे इस्तेमाल करें या नेचुरल गैस में मिलाकर पाइपलाइन से भेजें, या फिर उसे मीथेन में बदलकर ग्रिड में डालें। हालांकि हाइड्रोजन को स्टोर करना और पाइपलाइनों में भेजना, उसमें अभी भी तकनीकी और खर्चे की चुनौतियां हैं। समझ गया। अब सबसे बड़ा चैलेंज शायद परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, हमारी कारें, ट्रक, जहाज, हवाई जहाज, ये सब तो ज्यादातर पेट्रोल डीजल पर ही चलते हैं। यहाँ रिन्यूएबल कैसे आएगी? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। ये शायद सबसे मुश्किल क्षेत्रों में से एक है। पहली बात तो ये कि गाड़ियों का लाइफ स्पैन लंबा होता है, 10-15 साल या ज्यादा। तो सड़कों पर जो गाड़ियां हैं उन्हें बदलने में ही सालों लग जाते हैं। फ्लीट टर्नओवर धीमा होता है। दूसरी बात, नए तरह के फ्यूल के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। हाँ, जैसे चार्जिंग स्टेशन या हाइड्रोजन पंप। बिल्कुल, इसमें बहुत पैसा और समय लगता है। तो अभी क्या विकल्प इस्तेमाल हो रहे हैं? अभी के लिए लिक्विड बायोफ्यूल्स, मतलब तरल जैव ईंधन, वो एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे गन्ने या मकई से बना इथेनॉल या वेजिटेबल ऑयल से बना बायोडीजल। इनका फायदा ये है कि इन्हें मौजूदा पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में थोड़ी मात्रा में मिलाया जा सकता है, या फिर फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में पूरी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्राजील इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ गन्ने से बना इथेनॉल गाड़ियों में खूब इस्तेमाल होता है। और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, ईवीज, उनका क्या सीन है? उनका भविष्य कैसा लगता है? ईवीज तो निश्चित रूप से रफ्तार पकड़ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं।
बैटरी सस्ती हो रही हैं, उनकी रेंज बढ़ रही है, चार्जिंग स्टेशंस भी लग रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अभी भी कई सवाल हैं। बैटरी बनाने के लिए जो मिनरल्स चाहिए, लिथियम, कोबाल्ट, वो कहाँ से आएंगे? उनका खनन सस्टेनेबल है? चार्जिंग में अभी भी टाइम लगता है। और सबसे बड़ी बात, जब लाखों ईवीज एक साथ चार्ज होंगी तो हमारे बिजली ग्रिड पर कितना लोड पड़ेगा? हाँ, ये तो है। उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? यहाँ फिर से वही डिमांड साइड मैनेजमेंट वाली बात आ जाती है। स्मार्ट चार्जिंग, ऑफ पीक चार्जिंग। हाइड्रोजन वाली गाड़ियों के बारे में भी सुना है, फ्यूल सेल व्हीकल, HFCVs, उनका क्या है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाहन भी एक विकल्प है। वो हाइड्रोजन और हवा की ऑक्सीजन से बिजली बनाते हैं और एग्जॉस्ट में सिर्फ पानी निकलता है, जीरो एमिशन। इनकी रेंज ईवी से ज्यादा होती है और रिफ्यूलिंग में भी कम टाइम लगता है, जैसे पेट्रोल भरवाते वैसा ही। लेकिन दिक्कतें भी हैं। एक तो ये गाड़ियां भी बहुत महंगी हैं, दूसरा हाइड्रोजन भरने के स्टेशन वो तो लगभग हैं ही नहीं। हाँ, वही मुर्गी और अंडे वाली कहानी हो गई। बिल्कुल, स्टेशन नहीं तो गाड़ियां कौन खरीदेगा, और गाड़ियां नहीं तो स्टेशन कौन लगाएगा? और बड़े वाहन जैसे ट्रक, बसें या फिर हवाई जहाज, उनके लिए क्या हो रहा है? वो तो और मुश्किल होगा। हाँ, उनके लिए विकल्प और भी कम है। हैवी ड्यूटी ट्रांसपोर्ट और एविएशन। ट्रकों और बसों के लिए बायोडीजल, LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस और कुछ हद तक इलेक्ट्रिक या हाइड्रोजन पर भी काम चल रहा है। लेकिन हवाई जहाज़ों के लिए तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी वाला फ्यूल चाहिए। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं जिनमें विमानों में बायोफ्यूल का मिक्सचर इस्तेमाल किया गया है, पर यह अभी बहुत शुरुआती स्टेज में है और महंगा भी है। शायद भविष्य में सिंथेटिक फ्यूल जो बायोमास या कार्बन कैप्चर से बनाए जाएं, वो एक रास्ता हो सकते हैं। पर अभी के लिए एविएशन काफ़ी हद तक फॉसिल फ्यूल पर ही निर्भर रहेगा, ऐसा लगता है। आखिर में इंडस्ट्री और बिल्डिंग्स की भी बात कर लेते हैं संक्षेप में। फैक्ट्रियों में और हमारे घरों, दफ्तरों में रिन्यूएबल एनर्जी कैसे इस्तेमाल हो रही है? इंडस्ट्री, खासकर वो जो बहुत ज़्यादा ऊर्जा इस्तेमाल करती हैं, जैसे स्टील, सीमेंट, केमिकल्स, वहाँ रिन्यूएबल एनर्जी दो तरह से आ सकती है। एक तो सीधे डायरेक्ट यूज़, जैसे पेपर इंडस्ट्री अक्सर अपनी प्रोसेस से निकले बायोमास जैसे लकड़ी की छाल को जलाकर ही गर्मी और बिजली बना लेती है। या फिर किसी प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी चाहिए तो बड़े बड़े सोलर थर्मल कलेक्टर लगाए जा सकते हैं। अमेरिका में फ्रीटो-ले कंपनी है, चिप्स बनाती है। उन्होंने अपने एक प्लांट में भाप बनाने के लिए बड़े सोलर कलेक्टर लगाए हैं। दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट, मतलब रिन्यूएबल स्रोतों से बनी बिजली का इस्तेमाल करना, जैसे इलेक्ट्रिक फर्नेस में। और इमारतें, हमारे घर, ऑफिस। इमारतों में देखिए, सबसे पहला कदम तो हमेशा एनर्जी एफिशिएंसी ही होता है। ऊर्जा बचाना, अच्छे इंसुलेशन, बेहतर डिज़ाइन। उसके बाद कई रिन्यूएबल तकनीकें अब आम हो रही हैं। छत पर सोलर पैनल लगाकर पानी गर्म करना, सोलर वाटर हीटर, वो तो अब काफ़ी कॉमन है। बिजली बनाने वाले सोलर PV पैनल भी छतों पर खूब लग रहे हैं। और अब तो ऐसी टाइलें और खिड़कियां भी आ रही हैं जिनमें सोलर सेल इंटीग्रेटेड होते हैं। BIPV कहते हैं इसे, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स। अच्छा। हाँ, फिर जियोथर्मल हीट पंप है। जमीन के नीचे की गर्मी का इस्तेमाल करके घरों को गर्म और ठंडा दोनों कर सकते हैं। और जहाँ लकड़ी या बायोमास आसानी से मिलता है, वहाँ बायोमास बॉयलर भी इस्तेमाल होते हैं। ब्रुसेल्स में एक रिन्यूएबल एनर्जी हाउस है। वो एक पुरानी 120 साल पुरानी इमारत थी। उसे पूरी तरह रेनोवेट करके ऐसा बनाया गया कि उसकी सारी हीटिंग कूलिंग ज़रूरतें वहीं मौजूद रिन्यूएबल स्रोतों से पूरी होती हैं। ये दिखाता है कि पुरानी बिल्डिंग्स में भी ये संभव है। तो कुल मिलाकर इन सब बातों से, इन स्रोतों को देखने के बाद ये तो साफ है कि रिन्यूएबल एनर्जी को हमारी पूरी ऊर्जा व्यवस्था में लाना मुमकिन तो है। बिल्कुल है। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। ये सिर्फ कुछ नई मशीनें लगा देने की बात नहीं है। ये पूरे सिस्टम को बदलने जैसा है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा बदलाव है। हमें बिजली पहुंचाने का मजबूत स्मार्ट नेटवर्क चाहिए। बिजली बनाने के तरीकों में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। ऊर्जा को स्टोर करने के उपाय चाहिए। बिजली कब और कैसे इस्तेमाल हो उसका बेहतर मैनेजमेंट चाहिए, डिमांड साइड मैनेजमेंट। और ऊर्जा के जो अलग अलग हिस्से हैं, बिजली, गर्मी, गैस, ट्रांसपोर्ट, उनको एक साथ मिलकर काम करना होगा, उनमें तालमेल बिठाना होगा। ये सब आपस में बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम इसे और बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं है। ये एक पूरे सिस्टम का, एक पूरी व्यवस्था का बदलाव है, ट्रांजिशन है।
और यहाँ वो एसी-डीसी वाली बात फिर से मुझे बड़ी दिलचस्प लगती है। हाँ, जहाँ एक तरफ हमारा बिजली ग्रिड ज्यादातर एसी पर ही चल रहा है और शायद आगे भी चलेगा, वहीं डीसी का महत्व खास जगहों पर बढ़ता जा रहा है। लंबी दूरी की HVDC लाइनें, हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल, ये सब तो डीसी वाले हैं। तो ये सवाल सोचने लायक है। क्या हम भविष्य में एक ऐसी मिलीजुली हाइब्रिड एसी-डीसी ऊर्जा व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं जहां दोनों तकनीकें साथ-साथ काम करें, अपनी अपनी ताकत का फायदा उठाते हुए? क्या पता वो जो करंट की लड़ाई थी उसका अंत किसी समझौते में हो। ये एक सोचने वाली बात है। हाँ, ये सोचने के लिए वाकई एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता है कि भविष्य शायद एसी या डीसी का नहीं बल्कि दोनों के मेल का हो। आज इस गहरी और वाकई बहुत जानकारी भरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।